तुझ जैसा फ्रॉडिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो शर्म आती है तो तुझ जैसा जलील शख्स मेरा चच्चाजाद भाई है। अबे ओ, अपनी औकात में रह, समझा? ये कराची नहीं है, हैदराबाद है, हैदराबाद। इतना मारूंगा ना कि कराची याद आ जाएगा तेरे को। धोखाधड़ी करके गुंडागर्दी करते हो। बात सुनो सऊद, वो मकान चचा के नाम पे नहीं था, दादा अब्बू के नाम पे था, और तुम इस तरह उस मकान पे कब्जा करके मालिक नहीं बन सकते। दादा अब्बू? अरे वो तो खुद हमारे किराएदार थे। ताया के कराची जाने के बाद दादा अब्बू ने वो मकान मेरे वालिद साहब को बेच दिया था, और वो तो खुद किराया दिया करते थे। मेरे पास तो गवाह भी मौजूद है। अरे जैसे तुम खुद धोखेबाज हो ना, वैसे तुम्हारे गवाह 2 नंबर। मुझे कोई एतबार नहीं है उन पर। देखो सऊद, तुम ये जाती कर रहे हो। उस मकान पे तुम्हारे वालिद और इसके वालिद दोनों का बराबर का हक था, और चचा की जिंदगी में तो वो दोनों खामोश ही रहे ना। लेकिन अब तो इसका हक इसको दो ना, आखिर वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई मजाक नहीं। अबे ओ टटपूंजिए, अपनी औकात में रह, समझा? तेरी कजन को भगा के तूने शादी कर ली तो तू क्या इस खानदान का हिस्सा बन जाएगा? तो क्या प्रॉपर्टी लगा रखी है? वो प्रॉपर्टी 40 लाख की हो या 40 करोड़ की, तेरी औकात नहीं है कि हमारे बीच में बोले तू। वो तमीज से बात कर, मेरे हाथों से तेरा कत्ल हो जाएगा। ये कराची नहीं है बेटा, हैदराबाद में खड़ा हुआ है तू। यहाँ के मुझे धमकी देगा तू? अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मारेगा इसको, मार देगा। अरे बेटा, अरे मेरे भाई को मारेगा कि जान से? गुंडे, बदमाश! देखे निकलो इस तरह से। सख्त ही गुंडा लग रहा है। लो, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा नहीं किया उसने। मैं अदालत जाऊंगा। अरे वो तो चाहता ही है कि तू अदालत जाए। अदालत के फैसले आते आते ना तेरे पोते पोतियां भी जवान हो जाएंगे। लेकिन तेरी शादी होगी तब ना। मुझे तो डर है कि कहीं तेरा रिश्ता ना टूट जाए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरे भाई की मंगनी हो चुकी है, और भाई की मंगेतर मेरी लाखों में के। कुछ भी हो जाए वो रिश्ता खत्म नहीं होने देगी। अब बात सुन, जब तुझे चाकू चलाना नहीं आता तो क्यों शेखी बिखा रहा था? पुराने मोहल्ले में नाक कटवा दी। अरे हैदराबाद आना जाना लगा रहता है, क्या सब हंसी उड़ाएंगे हमारी? क्या बताऊं, ये इन्होंने ही मशवरा दिया था मुझे। और तो और हैदराबाद की टिकट कटवा के दे दी मुझे। कह रहे थे कि लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। मुझे लातें पड़वा दी। ये लो, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। अबे मैं तो तेरे फायदे के लिए गया था। मुझे क्या पता था कि वो इतना कमीना और बदबख्त निकलेगा, उल्टा गन निकाल लेगा। हेलो अब्बास, सऊद बात कर रहा हूं। यार तेरे लियारी में होते हुए मुझे हैदराबाद में आके कराची वाले धमकी देके जा रहे हैं। तेरी दोस्त होने का फायदा क्या? मेरा कजन अभी तो मैंने पीट के भेज दिया है, लेकिन अगर वो दोबारा नेक्स्ट टाइम यहाँ हैदराबाद आया ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ, कुटास लगाइए सही करके। बस मैं नहीं जानता यार, मुझे आइंदा वो यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। सही है, बाकी टांगे तोड़ हाथ पैर तोड़ वो तेरे ऊपर है। हाँ, रबड़ी भिजवा दूंगा, टेंशन नहीं ले। चल सही है। अरे अब छोड़ो, करना क्या है ये सोचो। ये तो सारी जिंदगी ससुराल के टुकड़ों में पले, और तू अपना दिमाग चला। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ भी मिल गए तो ऐसे जिंदगी गुजरेगी हमारी। अजी बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मैं और मार नहीं खा सकता अब। अल्लाह, दिखाई दे इधर का तो पूरा दबा गया। अल्लाह, बहुत मारा है उस कमबख्त ने। भाई और भाभी बस खड़े खड़े रोको रोको यही कहते रहे। अरे उन्हें चाहिए था कि कोई चीज उठा के उस खबीस के सर पे मारते। अरे वो क्यों मारेंगे? वो मार खाने के लिए तुम्हें जो अपने साथ लेकर गए थे। उनकी जिंदगी का मकसद यही है कि सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पर चढ़। नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं है। सही कह रहे हैं बाबर भाई। तुम्हारी बहन और दूल्हा भाई दोनों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ अब मैं। उन्होंने तो तुम्हें मुलाजिम ही बना के रख दिया है। नसीर सब्जी ला दो, नसीर मोटर ठीक करवा दो। हमारी मंगनी पे भी सिर्फ इसलिए राजी हुए थे कि मेरी शक्ल में उन्हें एक और नौकरानी मिल जाएगी। देखो नसीर, मैं आदमी हूँ थोड़े खुले ज़हन,
जब मेरी बहन ने तुम्हारे साथ शादी करने का इरादा ज़ाहिर किया, मेरा रास्ते का रुकावट नहीं बना। हालांकि ना तो तुम पढ़े लिखे हो और ना ही तुम्हारी कोई ढंग की नौकरी, ये भी बर्दाश्त किया नहीं। मगर ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन उस घर में जाकर नौकरों की तरह जिंदगी गुजारे, समझे? इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि भाई कैसा फैसला? यही कि तुम दोनों की शादी के बाद मेरी बहन तुम्हारी उस बहन के घर में नहीं रहेगी, बल्कि तुम इसे अलग फ्लैट लेकर दोगे। बल्कि मैंने अपने एरिया में एक फ्लैट देख के रखा हुआ है, ज़्यादा महंगा बनी है, 12,000 रुपये उसका किराया है। ये आपकी बात ठीक है, मगर सिर्फ किराए से तो काम नहीं चलेगा ना। घर का बाकी भी सामान चाहिए होगा और भी अखराजात होंगे, और मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 रुपये है। अरे तुम्हें इन सब चीज़ों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बाइक का भी बंदोबस्त किया है और जेज में एसी भी दूंगा, और फ्लैट तो मैं ऐसा डेकोरेट करूंगा माशाल्लाह कि तुम दोनों खुश हो जाओगे। भाई आप कितने अच्छे हैं ना, थैंक यू। नसीर, भाई का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं नसीर। देखो, तुम अब मेरे खानदान का हिस्सा हो, मगर एक बात याद रखना, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर तुमने मेरी बहन को जरा सा भी दुख देने की कोशिश की तो फिर मेरी मोहब्बत नफरत में बदलने में देर नहीं लगेगी। हेलो नसीर, मैं माहिरा। जी मैडम जी बोलिए। मैडम, लगता है कोई पास है तुम्हारे। अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। तुम्हें उन हसीन लम्हों का वास्ता जो हमने साथ गुजारे हैं, प्लीज़। जी जी ठीक है। कहाँ पे मीटिंग, मतलब कहाँ पे मिलना है? उसी जगह जहाँ तुमने पहले मुझे प्रपोज किया था। शाम को ठीक 5 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। देखो प्लीज़ इनकार मत करना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊँगा। किसका फोन था? रंग क्यों उड़ गए तुम्हारे अचानक? ऑफिस से कॉल, तो मैडम की कॉल थी। काफ़ी दिनों से छुट्टी पर हूँ ना, ऑफिस गया नहीं तो एक मीटिंग आ गई तो बुला रहे। ठीक है, जाओ, मगर जो मैंने कहा है उसको याद रखना। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपने माजी की तमाम तलखियों को भुला दें और फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लें, फिर से एक साथ हो जाएं। क्या एक हो जाए? मेरा तुम्हें नहीं मालूम, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। अरे उस दिन तुम्हारे बाप ने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो अपनी जान दे देंगे मगर मुझ जैसे जाहिल और गरीब शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। कितना जलील करके मुझे घर से निकाला था। ठीक सुना है तुमने। मैं ये मंगनी तोड़ने का ऐलान करता हूँ। अरे अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने से बेहतर है कि मैं इसे आग में झोंक दूं। मैं मायरा से मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अपनी वादा खिलाफी को और हट हरामी को मोहब्बत का नाम देते हो? अरे 4 साल पहले जब तुम मुझसे मायरा का रिश्ता लेने आए, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि मैं पढ़ लिख कर अपनी तालीम मुकम्मल करके जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। ये पैरों पर खड़े हुआ। आज भी वही मैट्रिक के मैट्रिक हो तुम, और मेरी ये बेटी सीए कर रही है। कल किसी बड़ी फर्म में ये डायरेक्टर लग जाएगी, अब तुम किसी मामूली इदारे में वही प्यून के प्यून नजर आओगे, समझे तुम? मगर अंकल, आप तो जानते हैं ना कि मैं घर का बड़ा हूँ, इकलौता हूँ, मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ हैं।
इसलिए मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका। बस बंद करो, घर के बड़े हो तुम। अरे तुमसे बड़ी तो तुम्हारी बहन है जिसके पास तुम रह रहे हो, और तुम अखलौते कहाँ से हो गए? और ये ना पढ़ने के सारे बहाने हैं। अरे हमारे दौर को देखो, लोग लालटेन और स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते थे। मैंने खुद लालटेन में पढ़ा है, लेकिन आज तुम्हारे सामने हूँ। और एक बात याद रखो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। अरे जिसे रोटी मिले यूं, वो खेती करे क्यों? अबू प्लीज ऐसा मत कहें। आप जानते हैं ना मैं नसीर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आपने मेरी नसीर से शादी नहीं करवाई तो अबू मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ, बकवास कर रही हो। ये फिल्मी डायलॉग नहीं चलेंगे मेरे सामने। बाप के सामने बैठ कर कह रही हो कि मैं मर जाऊंगी। इतना पढ़ लिख कर इस निकम्मे से शादी करोगी तुम, जो अभी तक सिर्फ मैट्रिक पास है। और है क्या इसके पास? टोटल 20,000 रुपए इसकी तनख्वाह। अरे इससे ज्यादा तो हमारे घर का बिजली का बिल आता है, 40 से 50,000 रुपए। तुम ऐसी में रहने की तुम्हें आदत, क्या तुम्हें खिलाएगा, क्या तुम्हें पिलाएगा, किस तरह खुश रखेगा ये तुम्हें? मैं पूरी कोशिश करूंगा मायरा को खुश रखने की। मैं जॉब के बाद राइडर बन जाऊंगा, अगर प्लीज अंकल ऐसा मत करें। सुनो, राइडर बन जाएंगे, ये राइडर बन जाएंगे, मोची बन जाएंगे, धोबी बन जाएंगे, दूध वाले बन जाएंगे, मगर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ना तो इनको है नहीं। चलो उठो, दफाओ। कल मेरी बात, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। चुप, खामोश बिल्कुल। उठो उठो यहाँ। प्लीज क्या है यहाँ से आप? करना किसी अपनी मासी वासी या किसी धोबन से शादी, मेरी बेटी का रिश्ता लेना है। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उस वाकये ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। अरे कितनी अजियत से जी रहा था मैं, मौत से बदतर हो गई थी मेरी जिंदगी। मैं समझ सकती हूँ, मगर फिर ईमान मेरी जिंदगी में आई और उसने मुझे इस मायूसी से निकाला। और अब तुम कह रही हो कि मैं ईमान को छोड़ के तुम्हारा हो जाऊं? नसीर मुझे अब्बू का कहा हुआ हर एक लफ्ज याद है। उनके अल्फाजों ने मेरी जिंदगी को करचियों में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब तो उनके अल्फाज बेमायने हो चुके। मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अच्छा ये बताओ कि अब तुम किसके साथ रह रही हो, कहाँ रह रही हो? मैं उसी घर में रह रही हूँ। नीचे वाला पोर्शन मैंने अपने रिश्तेदारों को किराए पर दे दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे जाने के बाद वापस उसी तरह से गुजारने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। नए दोस्त बनाने की कोशिश की, खुशियाँ लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। इसी में मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। प्लीज़ तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। अगर मायरा, ये कैसे मुमकिन है? मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता। नाम मत लो उस धोखेबाज का। वो मेरी दोस्त थी, वो जानती थी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके बावजूद उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जैसे ही हमारी मंगनी टूटी, फौरन वो तुम्हारे पास आ गई, तुम पे डोरे डालने लगी। अरे उल्लू बनाया उसने तुम्हें, तुम समझते क्यों नहीं हो? मगर मायरा, ये कैसे मुमकिन है? चीजें तब्दील हो चुकी हैं। हाँ तो ये अच्छी बात है कि चीजें तब्दील हो चुकी हैं। अब मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरा अपना घर है। देखो यही सही वक्त है। अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक मिनट। हेलो, हाँ मायरा, कहाँ हो तुम? एक जरूरी काम से बाहर आई हूँ, जल्दी बोलो क्या काम है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा सुनो, तुमने मेरा व्हाट्सएप मैसेज भी खोल के नहीं देखा? मैं देखती हूँ अभी। ओके बाय। वैसे कौन था ये? कोई नहीं। अच्छा मुझे बताओ ना, तुमने क्या सोचा? बस यही सुनना रह गया था। अरे माँ जैसी बहन को छोड़ के जा रहा है। अरे तुझे रातों को उठ के देखती थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जहाँ ख्वाहिश की बाजी चाय बना दो, 3 बजे भी चाय बना के दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ। अरे आप ही, ऐसा नहीं है।
वो बाबर भाई है ना, उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं ईमान को लेके अलग फ्लैट में रहूं। अरे फ्लैट तो वो सजा के दे देंगे तुझे। सोचा है उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे, गैस बिजली का बिल। अबे ये ख्वाहिश नहीं है, खबासत है उसकी, खबासत। एक नंबर का शातिर है वो, समझा ना। और पढ़ा लिखा होने का ढोंग करता है खाली। स्नोकर चलाता है, डब्बू चलाता है और उसमें जुआ भी करवाता है। तू अपनी माँ जैसी बहन को छोड़ के जा रहा है। सोचा था तेरी बीवी आएगी, मेरी खिदमत करेगी। अरे सारे अरमान तू मेरे पैरों तले रोन के जा रहा है। अरे ठीक है, करवा लेना खिदमत। सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा आपके पास, शाम को जाते हुए घर ले जाऊंगा। रोने धोने की क्या बात। अबे कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। ऐसे तो मैं भी कह दूं तुझे कि मीनार पाकिस्तान मैंने तेरे नाम कर दिया। अगर तुझे अपनी बहन से मोहब्बत है तो जाके साफ साफ कह दे बाबर से कि वो इस घर में ब्याह के आएगी ना तो तेरी बहन की खिदमत करेगी। बात अगर नहीं कह सकता तू तो नेटी जेटी के पुल पे जाके छलांग लगा ले। क्या ये आपी नटी जटी, बैनर लग गए, बंद हो गए, एक ही जगह से कुतवा रही है मुझे। अब प्लीज यार रोया मत करें आप, मेरी हंसी निकल जाती है। बहुत ही मनूस भाई है मेरा, जरा एहसास देंगे इसको। ये वही करेगा जो इसके जा चुल्लू भर पानी में डूब मर तू। शाबाश बेटा शाबाश, अच्छा सिला दे रहा है तू। यार नसीर, तुझे तो लोग खामखा बदनसीब कहते हैं यार। तुझे तो शहजादों वाला नसीब मिले, शहजादों वाला। ना तो तेरे पास डिग्री है ना ढंग की मुलाजमत, फिर भी दो दो लड़कियां तेरे पीछे पड़ी है। मजाक छोड़, ये बता मैं क्या करूं। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अबे खाई नहीं, मलाई। बेवकूफ़ इंसान। वो बाबर और उसकी बहन तुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। फ्लैट का किराया कितने? 12,000 और तेरी तनख्वाह 20,000। 8,000 में घर कैसे चलाएगा? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आज बहनोई के टुकड़ों पे पल रहे, कल साले के टुकड़ों पे पल रहा होगा। मगर यार बाबर भाई तो फ्लैट डेकोरेट करवा के दे रहे हैं और तो और 1.5 टन का एसी भी लगवा के दे रहे हैं मुझे। अबे तो उसका बिल कौन भरेगा? पहले महीने ही 25,000 का बिल आ जाएगा और तेरी तनख्वाह पहले ही कम है। उधर से बिजली कोड़े बरसाएगी और इधर से तेरी बीवी। मगर यार मैं करूं तो क्या करूं, अब तू ही बता। अबे वही कर जिसमें फायदा है। मायरा की बात मान ले। माहिरा तुम क्यों फोन किया मुझे? मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं नसीर की ज़िंदगी में वापस आ चुकी हूँ। बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मंगेतर है वो मेरा। मेरे और नसीर के रिश्ते में तुम जैसी झूठी और मतलबी लड़की हरगिज दरार नहीं डाल सकती। नसीर सिर्फ मेरा है और मैं उसे हासिल करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ। शायद तुम ये भूल रही हो कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। और नसीर तो मेरी पसंद है, याद रखना तुम। और तुम भी याद रखना कि अगर कोई मुझसे मेरा पसंदीदा खिलौना छीनने की कोशिश करे और मैं हारने लगूं तो मैं उस खिलौने को ही तोड़ देती हूँ। क्या तो तू बिल्कुल ठीक रहा है। आयरा की मुलाजमत भी अच्छी है और फिर मकान भी। अबे मकान से याद आया, तेरे उस अबाई मकान का क्या हुआ जिस पर तेरे कजन ने कब्जा कर रखा था? गया था हैदराबाद, शराफत से समझाने की कोशिश की मगर धमकियां देने लगा और तो और गुंडागर्दी पे उतर आया। अब कल फ़ोन किया, उसे केस करने की धमकी दी है मैंने। चल छोड़ उसे, फिलहाल उस 250 गज के मकान का सोच जो तुझे मायरा के साथ शादी करने की सूरत में मिल सकता है। और ईमान के साथ शादी करने से क्या मिलेगा तुझे? फ्लैट के नाम पर 60 गज की खोली, इसका किराया भी तुझे ही अदा करना पड़ेगा। तू जो भी कह रहा है ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे पता है मेरा दिल भी यही कह रहा है। अगर एक मसला है, आज सुबह सुबह मुझे एक फ़ोन आया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत
उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 4 साल के बाद यहाँ तुम क्या कर रही हो? मैं असल में नसीर से मिलने आई थी, उसी ने बुलाया था मुझे। अरे बीबी, नसीर की मंगनी हो चुकी है, क्या आप उसका घर डुबोने आई हो? अरे नहीं नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है, वो नसीर की और मेरी बात हुई थी, उसी ने तो बुलाया है। ये तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, ये नसीर यहाँ रहता था? हाँ इंस्पेक्टर साहब यहीं रहता है। आप नसीर के माँ बाप? हाँ हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, माँ जैसी बहन हूँ। आप लोग के लिए एक बुरी खबर है। क्या क्या कह रहे हैं? नसीर का कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर साहब की क्या कह रहे हैं आप? गलत जान रहे हैं, मेरे भाई को किसने मारा? अरे कौन मारेगा मेरे हमें भाई डेथ को? बॉडी से शनाख्ती कार्ड मिला है, ये देखें। नहीं, मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं है। ये तो नसीर है। किसने मार दिया? लेकिन आप लोग सब्र करें, सिर्फ इतना बताएं हमारे को कि क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? मेरा मासूम भाई अपने काम से काम रखता था, उसकी किससे दुश्मनी होगी? मैं जानती हूँ नसीर की वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो उसका जबरदस्त दुश्मन बना फिर रहा था। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं और नसीर एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से हमें दूर होना पड़ा, लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले ही फैसला किया था कि हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन वो ईमान और उसका भाई बाबर हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। ये ईमान और बाबर वाला क्या मामला भाई? ईमान नसीर की नहीं, बाबर उसका बड़ा भाई। मैडम 16 जुलाई को एक मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके 24 साल नसीर को कत्ल कर दिया। कत्ल जो है 9mm पिस्टल से किया गया था और तकरीबन 9 फीट के फासले से फायरिंग की गई थी। मैडम इस केस में मकतूल के अहले खाना की जानिब से साबका मंगेतर ईमान के भाई बाबर को नामजद किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी उसी के सिमत इशारा करती है, जिसकी पेश नज़र उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी तक आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें मुलजिम के खिलाफ आपके पास शवाहिद क्या है? मैडम मकतूल ने कत्ल से पहले बाबर को ही कॉल की थी, आखिरी कॉल, और इन दोनों के दरमियान में काफ़ी तलक कलामी हुई है, जिस बात का मुलजिम भी एतराफ़ कर चुका है। बता क्यों किया था तूने उससे फोन? बता। हाँ किया था फोन मैंने, और धमकी भी दी थी उसे मैंने। अरे क्यों ना देता, उसने मेरे साथ धोखा किया है। अरे उसके साथ क्या कुछ नहीं मैंने किया, गरीब होने के बावजूद भी अपने साथ बिठाया उसको, अपनी बहन का रिश्ता दिया उसे, लेकिन उसने उस माया की खातिर मेरी बहन को छोड़ दिया। उसके सर में गोली उतार दी। नफरत और इंतकाम ने तुझे अंधा कर दिया था। अरे कितनी बार कहूं मैंने उसे नहीं मारा। अगर मारना होता तो मैं उस माया को मारता जिसने मेरी बहन की जिंदगी में जहर घोल दिया। कत्ल का मौलिक है तेरे पास, मकतूल से तलक कलामी, और तेरी फोन लोकेशन भी उसी जगह की। तू बोलता है मैं बेकसूर हूँ? अबे क्या पागल समझता है हमारे को तू? बोल। फोन लोकेशन? अरे सर, माना कि उस जगह पे मैं गया था, लेकिन मैं एक
मकान खरीदने के सिलसिले में वहां विजिट किया था मैंने। और मुझे क्या पता इस मनहूस घड़ी में उस मनहूस नसीर का कत्ल हो जाएगा। मुझे क्या पता था? मैंने कत्ल नहीं किया सर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर, मैं बेकसूर। यानी कि अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है उसमें मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं कि मुल्जिम ने सिर्फ इस बात का एतराफ़ किया है कि उसकी मकतूल के साथ तल्ख कलामी हुई थी, लेकिन उसने एतराफ़ जुर्म तो नहीं किया ना। और ना ही आप लोग आला कत्ल बरामद कर सके हैं, ना ही मुल्जिम के खिलाफ कोई गवाह है। तो ये तो केस बहुत कमज़ोर है मुल्जिम के खिलाफ अभी तक। 16 जुलाई को मुल्जिम का फ़ोन उसी इलाके में एक्टिव था जहां नसीर का कत्ल हुआ। जी वो रिपोर्ट मैंने देखी है, एक सरसरी नज़र डाल के ही उस पर एक सवालिया निशान उठता है कि वारदात के बाद मुल्जिम का उस इलाके में तकरीबन आधे घंटे तक फ़ोन एक्टिव रहा है। अब ये गैर मामूली बात है। अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी कोशिश होती है फ़ौरन उस इलाके से फरार हो। वो आधे घंटे तक उस इलाके में वारदात करने के बाद क्या करता रहा होगा? इसी बात का मुल्जिम के वकील ने फ़ायदा उठाना है और ज़रूर कोई ना कोई गवाह उस मार्केट से वो पेश कर देगा कि ये तो उससे मिल रहा था वहाँ। मैडम, नसीर एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा इंसान था। बाबर के अलावा भला और किसी के पास क्या जवाज़ होगा उसे कत्ल करने का? तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का मकसद है ना। आप उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, इन तमाम चीज़ों को ठीक तरीके से कुरेदें, पता लगाएं किसकी दुश्मनी हो सकती थी नसीर से। और बाबर के बयान को भी एक दफ़ा दोबारा सही तरीके से परखें। हो सकता है पुलिस का पहला अंदाज़ा दुरुस्त ही हो। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्या दे सकती हो तुम मुझे? सब कुछ तो छीन लिया तुमने, मेरा मंगेतर, मेरा भाई, सब कुछ। नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा हुआ है। शुक्र करो कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तक। तो कर ले गिरफ्तार, वैसे भी बचा क्या मेरे पास? कंगाल कर दिया है मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। देखो जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों लड़ो? पागल तो नहीं हो गए? अरे तुम ठीक तो? नहीं फवाद, मैं ठीक हूँ। अभी ठीक है पर ठीक रहेगी नहीं। बहुत जल्द इसका ज़मीर इसको कत्ल कर देगा, मार देगा इसे। अच्छा ठीक है भाई। क्या हो गया यार, ये सब क्या है? अरे ये बस। अच्छा चलो टेंशन नहीं लो, एक काम करो, हम दोनों साथ ही ऑफिस चलते हैं। हाँ तुम ही ड्राइव कर लो, मेरा थोड़ा ठीक नहीं। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा नाम ना आए। लेकिन सऊद, एक बात सुनो, इस काम के पैसे लगेंगे, पैसे फ्री में नहीं होगा ये, समझे? चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जिससे हालिया दिनों में नसीर का झगड़ा या तल्ख कलामी हुई हो? झगड़ा? हाँ, सऊद से झगड़ा हुआ था उसका। किस किस्म का झगड़ा? प्रॉपर्टी का झगड़ा था। प्रॉपर्टी का झगड़ा तो कई साल से चल रहा था, पर उसने इस बार कैसी बातें कर रही हो तुम? सऊद और नसीर तो आपस में सगे चचाजाद भाई थे भाई, एक ही खून था। और भला सऊद ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसका खून सफेद हो गया था। अगर उसका खून सफेद ना होता तो वैसे प्रॉपर्टी पे हमारा कब्जा नहीं करके बैठता। और करोड़ों की प्रॉपर्टी है, भाई भाई का कत्ल कर देता है। ये सऊद का मामला है क्या? अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई था मेरा, और भाइयों में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों की जायदाद का मामला है ये। हो सकता है इस जायदाद के लिए खून किया हो, और हमें तो शक है कि तूने खून किया है। और सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यहीं हैदराबाद में था, और आप चाहें तो पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। और कत्ल कराची में हुआ है।
ये काम तो तू किराए के कातलों से भी करवा सकता है। ये मामूली सी बात है जुर्म की दुनिया में। मैडम, हालिया इंकशाफात के बाद नसीर के कज़न सऊद का नाम बतौर सस्पेक्ट सामने आया है। इनफैक्ट पुलिस अभी हैदराबाद में उसी से तफ्तीश कर रही है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, शायद पुलिस को कोई नया क्लू मिल जाए। इसके अलावा कोई लीड? मैडम, इसके अलावा कोई लीड तो नहीं, लेकिन आज एक अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल आया था। किसका? मैडम, आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन आज सुबह मुझे मुलजिम बाबर की बहन ईमान की कॉल आई थी। ईमान, इंटरेस्टिंग। पता है, वो मुझसे अदालत में भी कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके वकील ने उसे रोक दिया था। क्या कहा ईमान ने? उसे कहना था कि हमारी तफ्तीश गलत सिमत में जा रही है, और साथ में ये भी दावा था कि वो असल मुलजिम को जानती है। मुझे लगता है कि वो बस हमें गुमराह कर रही है। अच्छा, उसने माहिरा का नाम लिया था? हाँ, लेकिन आप ये अंदाज़ा कैसे लगा सकती हैं? आप लोग इतनी दूर से आए, मुझे मौका तो दें, मैं आप लोगों के लिए पल्ला मछली मंगवाता हूँ। पल्ला मछली को तू छोड़, हम यहाँ तफ्तीश करने आए हैं, तफ्तीश। ये बता, तेरे पास कोई पिस्टल मौजूद है? जी जी, पिस्टल मौजूद है, मगर मेरे पास उसका लाइसेंस भी है। वो तो पापा ने ली थी। क्या मैं देख सकता हूँ? चले चल। मैडम, ईमान का कहना है कि मायरा ने ना सिर्फ उसको धमकियां दी, बल्कि ये भी कहा कि नसीर अगर उसका नहीं हुआ तो वो किसी और का नहीं होने देगी उसे। माहिरा की इस तरह अचानक नसीर की ज़िंदगी में वापसी मुझे खटक रही थी। फिर जिस तरह से उसने ईमान को फ़ोन करके उसे धमकियां दी, फिर नसीर के कत्ल के फ़ौरन बाद उसने बाबर पर इल्ज़ाम लगा दिया, इन तमाम अवामिल को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मैडम, ईमान के इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन मायरा के पास कोई भी ठोस महरिक नहीं है नसीर को कत्ल करने का। हो सकता है महरिक हो, सिर्फ हमारी नज़रों से ओझल हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि नसीर ने ईमान को छोड़ने से इनकार कर दिया। यह 4 साल का वक्फा रहा है माहिरा और नसीर के रिलेशनशिप को टूटे हुए। हो सकता है इस अरसे में माहिरा की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गया हो और वो नसीर से रकाबत महसूस कर रहा है। नसीर का माहिरा के हवाले से हतमी फैसला क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उसने अपने घर वालों से इस हवाले से कोई बातचीत ना की हो। इस तरह की बातें अमूमन लोग अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। मैं वो इब्तदाई तफ्तीश में जिन लोगों से जाए वक़ुआ पर बातचीत की गई थी, उनके मैं बयानात पढ़ रही थी, तो एक इंसान का नाम आया था सामने जो अपने आप को नसीर का दोस्त कह रहा था। क्या नाम था उसका? जमशेद। ज़रा तुम वो रिपोर्ट्स निकालो, जमशेद का उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उससे बात मैं देखता हूँ। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या ज़रर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। मायरा? नहीं, ये बाबर का ही किया है। मायरा ऐसा क्यों करेगी? वो मायरा से शादी करने वाला था। ईमान को छोड़ने का फैसला कर लिया था उसने। ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ही तो उसको ये मशवरा दिया था। मायरा के पास अपनी छत थी, अच्छी मुलाजमत थी, उससे शादी करके नसीर की ज़िंदगी बन जाती। अच्छा, क्या नसीर ने अपने इस फैसले का मायरा से मुताला किया था? हाँ, मेरे सामने ही तो उसने मैसेज किया था। बल्कि नसीर को तो धमकियाँ मिल रही थी कि वो मायरा को छोड़ दे। कौन दे रहा था ये धमकियाँ? कुछ अंदाजा है कि कौन हो सकता है ये शख्स? नाम तो उसे खुद नहीं पता था, मुझे क्या बताता। मुझे लगता है कि इसके पीछे बाबर ही होगा। नंबर बदल कर बात कर रहा होगा, फ्राडिया। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि किस तारीख को आपकी मुलाकात हुई थी उससे, तो हम फ़ोन रिकॉर्ड से उसका नंबर तलाश कर सकें? तारीख हाँ, 14 जुलाई, लगभग
2 बजे हमारी मुलाकात हुई थी। 14 जुलाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जो फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं इससे पता चलता है कि 16 जुलाई की सुबह नसीर को 3 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी। पहली फ़ोन कॉल उसकी बहन साइमा की थी और दूसरी फ़ोन कॉल उसकी मंगेतर ईमान की थी, और ये दोनों नंबर्स नाम के साथ सेव्ड थे उसके सेल फ़ोन पर। लेकिन जो तीसरी कॉल थी वो एक अननोन नंबर से थी और ये नंबर किसी फवाद नामी शख्स के नाम रजिस्टर्ड है। फवाद बेटा, इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि फवाद मायरा का ऑफिस को ले गया और पुलिस ने इससे पूछगछ भी की थी कि तुमने नसीर को क्यों कॉल की थी। पुलिस ने मेरे ख्याल में इब्तदाई तफ्तीश में इसको क्लियर कर दिया था, लेकिन डिटेल में ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि फवाद क्या सिर्फ मायरा का कुलीग था या मायरा को पसंद भी करता था। मुझे शुरू से शक हो रहा है कि ये मामला रकाबत का भी हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब मत मारो। बोलता है या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? बोल। मुझे मत मारो, मैं बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही कत्ल किया है नसीर को, और क्यों ना मारता। मैं मायरा से मोहब्बत करता था, मैं उसको दिलों जान नहीं चाहता था। नसीर के बाद मैं ही उसका सहारा बना, मैंने ही उसको खड़ा किया, और उसके वालिद के इंतकाल के बाद मैं ही था जिसने उसका साथ दिया। फवाद, तुम कम ऑन यार, क्या हाल बना के रख लिया। ऑफिस भी नहीं आ रही। क्या कहूँ, जिंदगी हिसाब बन गई है, पल पल मरती हूँ। जी चाहता है कि एक ही बार खुद को ख़त्म कर लूँ। मायरा, जिंदगी खुदा की तरफ से तोहफा है, उसकी कदर करो। किसी की जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। देखो, तुमने अपनी चारों तरफ ना मायूसी की चादर तान ली है, हटाओ इसको। तुम तन्हा नहीं हो। कौन है मेरे साथ? तन्हाई काट खाने को दौड़ती, हुजूम में वहशत होती है मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब हैं। पूरे ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में फ़िक्र करते हैं, वो सब चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में वापस हो। अच्छा, तुम चाहो तो मुझे दोस्त की हैसियत से अपना सकती है, लेकिन प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बदलो। अच्छा, अब एक कॉफ़ी के कप के लिए भी नहीं बुलाओगी अंदर? नहीं, आओ अंदर आओ। मैं मायरा से बेहद मोहब्बत करता था, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना कैरियर तबाह कर दिया, लेकिन नहीं, वो फिर भी नसीर की मोहब्बत में पागल थी। और जब मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने मुझे झटक दिया, मुझे बरा कर दिया। क्या मोहब्बत? मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ। देखो मायरा, तुम चाहो तो इस दोस्ती के ताल्लुक को किसी रिश्ते में बदल सकती है। देखो फवाद, तुम कितनी फजूल बात कर रहे हो इस वक्त। मैं सिर्फ और सिर्फ नसीर से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने घर में आने देती थी क्योंकि हम एक ऑफिस कलीग हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब तुम अभी तक उसको भूली नहीं हो? यार, मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, कहाँ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, हर मरहले में तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम तो। अच्छा, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया। अगर तुम इस तरह के और हजारों एहसानात भी मुझ पर करोगे ना, तब भी नसीर की मोहब्बत को मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। और बेहतर होगा कि आज के बाद मेरे घर पर ना आना, ना मुझसे कोई कांटेक्ट करना। प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे लगा कि सब कुछ समझ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मायरा सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन नहीं। उसके दिमाग में ना मोहब्बत का इसका भूत चढ़ा हुआ था। मैंने नसीर से भी राब्ता किया, उसको समझाया, लेकिन नहीं, कोई मेरी बात मानने को राजी नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, फिर मैंने 3-4 दिन रेकी की और मौका मिलते ही नसीर को कत्ल कर मार दिया उसको।
मोहब्बत में कुर्बानी देते हैं। तूने तो एक मासूम की जान ले ली। ये बता फिशल कहाँ है? बोल। डॉक्टर साहब वो घर के ओवरहेड टैंक के अंदर मैंने छुपा दी थी, आप लोग को वहीं से मिल जाएगी। मैं इतना पागल हो गया था साहब, मुझे इंतकाम की आग में कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने नसीर का कत्ल कर दिया, इस चक्कर में उसको मार दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना मारा मेरे भूल नहीं हो गई, ये जुर्म किया तूने, बहुत बड़ा जुर्म, और इस जुर्म की सजा तुझे भुगतना पड़ेगी तेरे को। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिम के एतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नसीर का कत्ल बाबर ने नहीं बल्कि फवाद ने किया है। इस जुर्म का मोहरिक जज्बा रकाबत था, लिहाजा ये अदालत बाबर को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए मुल्जिम फवाद को ज़ेर दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।